बीजेपी की अगर बात करें तो डिसिप्लिन में रहते हैं, उनके जो प्रत्याशी हैं चाहे उनके जो नेता हैं। पप्पू यादव अपनी एक पार्टी चला रहे थे, उन्होंने कांग्रेस में विलय किया उस पार्टी का। तो जब विलय किया तो कहीं ना कहीं उनको एश्योरेंस मिला होगा। जिस रोज उन्होंने अपनी पार्टी की विलय की थी दिल्ली में, उससे एक रात पहले पप्पू यादव राबड़ी लालू आवास गए थे। वहां लालू यादव से और तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात हुई थी। बिना किसी डील के ही जो है कांग्रेस में विलय कर लिया उन्होंने। अगर वो पूर्णिया से ही लड़ना चाह रहे थे तो ये सब चीज़ तो जो है विलय से पहले की बात होती है। 90 की दौर में पप्पू यादव लालू यादव के लिए थे, और आज भी देखिएगा कई मौक़ों पर पप्पू यादव लालू यादव के प्रति सिंपैथी रखते हैं। कांग्रेस की रणनीति रही होगी कि हम पप्पू यादव को लाएंगे तो बिहार में तेजस्वी के समानांतर एक नया हम चेहरा दे पाएंगे। उनका निशाना 2025 का विधानसभा चुनाव है, तो क्या उसको ध्यान में रखते हुए लोकसभा को इग्नोर किया जा रहा है? 90 के दशक में लड़ाई वो लड़ते थे और अपनी अहमियत और अपनी सियासत करते थे, उसको लालू जी अपने बेटे के लिए पुनर्जीवित करके जाना चाहते हैं। STV न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अंसारुल हक। लोकसभा चुनाव की गहमा-गहमी बढ़ती जा रही है और पूरे देश में जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है उसको मनाने की तैयारी चल रही है। सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो सत्ता पक्ष तो पूरी तरह से पहले से ही चुनावी रंग में रंगा हुआ है और तमाम जगहों पर, अगर ख़ासतौर बिहार की बात करें तो टिकटों की घोषणा हो चुकी है। लेकिन महागठबंधन कहीं ना कहीं इस मामले में पिछड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो बिहार में ख़ास तौर से क्या स्थिति रहने वाली है, क्या कुछ मुद्दे हैं जो यहाँ पे प्रभावी होंगे, और लोकसभा चुनाव में बिहार की जो 40 महत्वपूर्ण सीटें हैं उसमें किसका दबदबा रहने वाला है, यह देखना दिलचस्प होगा। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र बिहार क्या कुछ जो है इस बार तय करेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर जी मौजूद हैं। शशि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज के इस डिबेट में जो हमारे दूसरे खास मेहमान हैं वो हैं शशि तिवारी जी। शशि तिवारी जी राजनीतिक विषयों पे जो है अपनी गहरी पकड़ रखते हैं, तो आपका भी शशि जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शशि शेखर जी, हम आपसे शुरुआत करते हैं चर्चा की कि टिकटों की अगर बात कर लें तो एनडीए गठबंधन की अगर बात करें तो कहीं रेस में आगे दिख रहा है। अभी तक जो है टिकटों का मामला ही फंसा हुआ है महागठबंधन में। ये किस रूप में देख रहे हैं? क्या ये जो है कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा इसका असर भी देखने को मिलेगा चुनाव में? देखिए, कायदे से तो हम लोगों को कहना चाहिए था इंडिया गठबंधन बिहार में, क्योंकि महागठबंधन तो बहुत पहले से चला रहा है। लेकिन जो नई चीज़, नई घटना थी भारतीय राजनीति की और बहुत बड़ी घटना थी, वो थी इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर की। लेकिन आज मजबूरी में आपको भी और हमको भी बिहार में जब हम बात कर रहे हैं तो महागठबंधन की बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके जो फाउंडर थे और इसके जो इसको लेकर के जो इनिशिएटिव जिन लोगों ने लिया था वही आज नहीं है यहाँ। नीतीश कुमार की मैं बात कर रहा हूँ। अब फिर से बड़े भाई की भूमिका में लालू जी हैं। कांग्रेस बी सी डी ई जो टीम कहना हो कह लीजिए गठबंधन में, वहाँ पे है वो विधानसभा की स्थिति को अगर हम तुलनात्मक तौर पे देखेंगे तो कांग्रेस से कहीं बेहतर पोजीशन, अगर परसेंटेज में देखेंगे तो सीपीआई माले का था 2020 के चुनाव में। 70 सीटें लेके 16 या 17 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और उन लोगों ने खुद 14-15 सीटें जीत ली थी सीपीआई एमएल ने। तो आपने खुद कहा कि सीट बंटवारा को लेकर के अब तक जो है स्थिति क्लियर नहीं है, जिसका सबसे बड़ा नमूना आप देखेंगे एक सीट है यहाँ पे पूर्णिया, जिसको लेकर के काफ़ी बवाल हुआ। और ये बड़ा मुझे लगता है कि विपक्षी एकता के लिए एक दुखद स्थिति है कि आपने, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। ये ठीक है, मैं मानता हूँ कि लालू जी काफ़ी परिपक्व नेता है, उनसे ज़्यादा अनुभवी नेता उत्तर बिहार में इस वक्त
शायद कोई नहीं है, ये मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन जिस ढंग से पिछले 2 चुनावों में, विधानसभा चुनावों में 2015 में और 2020 में तेजस्वी यादव ने नई सोच के साथ जो राजनीति की थी और उसको राजद को पुनर्जीवित किया था, वो वैसी स्थिति में लालू जी को चाहिए था कि कहीं ना कहीं एक ओपन हैंड तेजस्वी यादव को वो देते, जो कि देता हुआ नहीं दिख रहा है। पप्पू यादव के रूप में, मतलब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ सिर्फ पप्पू यादव का, कि पप्पू यादव पूर्णिया सीट पर कई साल से मेहनत कर रहे हैं। बाकायदा जो मेरी खबर है कि आईटी के टीम, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की टीम मतलब पिछले 6-8 महीने से वहाँ काम कर रही थी उनके लिए। वो उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर दिया कांग्रेस में, तो कायदे से वो सीट कांग्रेस को जाना चाहिए था। महागठबंधन धर्म ये कहता है, गठबंधन धर्म ये कहता है कि आप उसको सपोर्ट करिए। ये आप जब कह रहे हैं तो पप्पू जी को भी तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए था कि भाई अभी जब गठबंधन में टिकटों का बंटवारा ही अभी फंसा हुआ है और चीज़ें जो है अभी दुरुस्त हो नहीं रही हैं, तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। वो पुर्निया रटने लगे। नहीं देखिए, ये वेट करने का, रटने का अर्थ नहीं है। वो चूंकि उनका एक नेचुरल उनका घर है वहाँ पे, वो पहले भी कई बार लड़ चुके हैं, हार चुके हैं, जीत चुके हैं, जेल में रहते हुए निर्दलीय जीते हुए हैं, तो एक स्वाभाविक दावेदारी भी बनती है। ये सवाल ये नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ या पप्पू यादव क्या कह रहे हैं। देखा जाता है कि अगर बीजेपी की अगर बात करें तो डिसिप्लिन में रहते हैं उनके जो प्रत्याशी हैं, चाहे उनके जो नेता हैं, वो जो है खुद से जो है अपने नाम की घोषणा या इस तरह से करने नहीं करते। तो कहीं ना कहीं जो है क्या ये पप्पू जी ने जो किया है वो भी तो जो है एक क्वेश्चन मार्क है। नहीं, इस पर मेरा अलग मत है। मेरा अलग मत ये है कि पप्पू यादव अपनी एक पार्टी चला रहे थे, उन्होंने कांग्रेस में विलय किया उस पार्टी का। तो जब विलय किया तो कहीं ना कहीं उनको एश्योरेंस मिला होगा कि ठीक है आपको आपकी वो सीट, देखिए ये सीट उनकी थी। अभी अलग बात है कि वो सिंबल किसका मिलता है। डील करने से पहले ही ये भी तो डील होना चाहिए था। नहीं, डील की बात नहीं है। एक मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक नेचुरल क्लेम बनता है किसी का भी। जैसे अगर हम पूर्वी चंपारण में बैठे हैं और यहाँ बात करें, तो पिछली बार भी जब हम लोग ये बात कर रहे थे तो हम लोगों ने कहा था कि राधा मोहन सिंह का एक नेचुरल क्लेम है यहाँ पर, चूँकि वो काफ़ी वरिष्ठ हैं। ठीक है, भाजपा अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहती है, नए लोगों को लाना चाहती है तो लाए। लेकिन हम लोगों ने साथ में ये भी डिस्कस किया था कि जो बिहार में नीतीश कुमार ने या तेजस्वी यादव की सरकार ने मिलकर जो एक ओबीसी पार्ट 2, मंडल पार्ट 2 की जो पॉलिटिक्स खड़ी की थी, वैसी स्थिति में भाजपा थोड़ा डर रही थी, हिचक रही थी कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट न करें, और लगभग वैसा ही टिकट बंटवारे में हुआ। तो पप्पू यादव को लेकर के आपने कहा ना कि क्या कमज़ोर हो रही है महागठबंधन या क्या कमज़ोर स्थिति में दिख रही है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप टिकट बंटवारे में ही इतने उलझे हुए हैं। छोटे सा मतलब पूर्णिया का मसला एक छोटा सा मसला है, वो क्लियर कट मसला था कि पप्पू यादव गए हैं कांग्रेस में तो उनको वहाँ पे कांग्रेस के असर हो सकते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ शशि तिवारी जी भी हैं, इनका भी ओपिनियन बहुत महत्वपूर्ण है। शशि जी, क्या लग रहा है बिहार में आज की तारीख की अगर बात की जाए तो आपकी नज़र में कौन, इंडिया या एनडीए, कौन मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है? अब की बार की लड़ाई काफ़ी कांटे की लड़ाई होगी। रही बात पूर्णिया की, तो इस मामले में लालू यादव अब की बार फ्रंट फुट से बैटिंग करना शुरू कर दिए हैं और कांग्रेस को उनकी शर्तों को मानना पड़ा है। लालू जी ने जो शर्तें रखी वह कांग्रेस को अंततः माननी पड़ी है। इसका उदाहरण केवल पूर्णिया ही नहीं है। आपने देखा होगा कि औरंगाबाद से जो परंपरागत सीट निखिल कुमार की, छोटे साहब कहे जाते थे, छोटे सरकार सत्येंद्र नारायण सिंह के वहाँ पारिवारिक सीट था, वहाँ से निखिल बाबू और कांग्रेस उस सीट को मांगते रह गई, लेकिन लालू यादव ने सीट नहीं दिया और आनन फानन में अपना सिंबल बांटना शुरू कर दिया। तब जाकर कांग्रेस आला कमान सख्ते में आई और दिल्ली में एक दो दौर की बैठक हुई और उसके बाद में सीट शेयरिंग क्लियर हुआ है। केवल यह पूर्णिया की बात नहीं है। रही बात पप्पू यादव की, तो जिस रोज़ उन्होंने अपनी पार्टी की विलय की थी दिल्ली में, उससे एक रात पहले पप्पू यादव राबड़ी लालू आवास गए थे। वहाँ लालू यादव से और तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात हुई थी और इसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया के ट्विटर हैंडल से फोटो डाल कर दी थी। लेकिन कल होके जब वह दिल्ली जाते हैं
जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति या राजनीतिक जानकार जिसको हम कहते हैं, किसी को उम्मीद नहीं थी कि पप्पू यादव अचानक से अपनी पार्टी को कांग्रेस में मिला कर देंगे। और लालू यादव ने उनको अंडर एस्टिमेट पूर्णिया में कर दिया है। और यहाँ तक केवल पूर्णिया नहीं, पहले बात हो रही थी कि मधेपुरा से लड़ लीजिए, सुपौल से लड़ लीजिए, लेकिन राजनीतिक जो जानकार हैं उनकी बातों को माने तो लालू यादव की फैमिली, लालू यादव ने उन्हें न पूर्णिया दिया, न सुपौल दिया, न मधेपुरा दिया, और उनको एक तरह से साइड कर दिया। और यह पप्पू यादव के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। पप्पू यादव बार बार कह रहे थे कि हमें राहुल गांधी को पीएम बनाना है, इसके अलावा प्रियंका। लेकिन ये चीज़ समझ में नहीं आई शशि जी कि पप्पू यादव एक मजे हुए नेता हैं, कई बार सांसद रह चुके हैं, इतने बिहार लेवल पर उन्होंने पार्टी बनाई, ये इस तरह से बचकाना हरकत कैसे कर सकते हैं कि बिना किसी डील के ही जो है कांग्रेस में विलय कर लिया उन्होंने? अगर वो पूर्णिया से ही लड़ना चाह रहे थे तो ये सब चीज़ तो जो है विलय से पहले की बात होती है। लालू यादव की रणनीति के सामने में उनकी रणनीति कुछ नहीं थी। लालू यादव के ही वे प्रोडक्ट हैं। राजनीति में उनको मधेपुरा से लाने वाले लालू यादव ही हैं। 90 की दौर में पप्पू यादव लालू यादव के लिए थे, और आज भी देखिएगा कई मौक़ों पर पप्पू यादव लालू यादव के प्रति सिंपैथी रखते हैं, लेकिन उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव के शर्तों को नहीं माना, इसलिए उनको साइडलाइन किया गया। देखिए, यादव के नेता बिहार में लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव हैं, और उन्होंने रात में मुलाकात की, हमारा जो मानना है, और कल हो के जाके कांग्रेस में मर्जर कर लेते हैं अपने पुत्र के साथ। तो यह बात लालू यादव और तेजस्वी यादव को नागवार गुजरा होगा। कारण कि बिहार में यादव के सर्वमान्य नेता लालू यादव, और लालू यादव के बाद में अब तेजस्वी यादव स्थापित हो चुके हैं। और कांग्रेस की रणनीति रही होगी कि हम पप्पू यादव को लाएंगे तो बिहार में तेजस्वी के समानांतर एक नया हम चेहरा दे पाएंगे। यह बात लालू यादव को लगा होगा कि हमारे वोट बैंक पर कांग्रेस की नज़र पड़ी है, और हमारे वोट बैंक को दरकारने के लिए कांग्रेस ने यह चाल चली है, इसीलिए पप्पू यादव को अंडर एस्टिमेट किया गया है। सहमत हैं आप इस बात से? ये ठीक कह रहे हैं शशि जी, ये बात ठीक कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो एक खतरा लगा ही होगा लालू जी को कि पप्पू यादव एक बहुत एनर्जेटिक लीडर है, और काफ़ी वो बिहार में मतलब घूमते हैं, मुद्दों को उठाते हैं। और कहीं अगर ये अब कांग्रेस में चले गए हैं, कांग्रेस के पास अब कन्हैया कुमार जैसे नेता है, पप्पू यादव जैसे नेता है, तो भविष्य में हो सकता है कि तेजस्वी यादव के लिए ये लोग एक चुनौती पेश करें। लेकिन ये एक सीट की बात हुई है, पप्पू यादव की बात हुई। आपने जो बड़ा सवाल उठाया कि महागठबंधन, दुर्भाग्य से जिसको हमको इंडिया गठबंधन कहना चाहिए था, वो महागठबंधन है। और ये जितनी बात अब तक हम लोगों ने की है, यही इसका उदाहरण है, यही इसका प्रमाण है कि बिहार में महागठबंधन की क्या स्थिति होने वाली है। कि एक तरफ भाजपा है, एनडीए है, जिसने एक एक सीट देकर छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ मिलाया है। एनडीए में इस वक्त 5 दल है बिहार में, और इधर भी दल है, 3 कम्युनिस्ट ही हैं, और राजद है और कांग्रेस है। लेकिन इनको बावजूद इसके यहाँ पे मुकेश सहनी थे, बावजूद इसके यहाँ पे पप्पू यादव भी थे, जो सीमांचल में थोड़ी बहुत अपना असर रखते हैं, या कम से कम एक कुछ पॉकेट्स में कुछ युवाओं के। शशि जी, जैसे शशि तिवारी जी का कहना है कि नेक टू नेक इनको फाइट दिख रहा है बिहार में, महागठबंधन या इंडिया गठबंधन आप कह लीजिए, और एनडीए में, आपको क्या लग रहा है? मैंने यही कहा, शुरू में कहा कि ये स्थिति थी, नेक टू नेक फाइट थी। बल्कि मैं तो ये मान के चल रहा था कि जो तेजस्वी यादव या महागठबंधन जो है वो कहीं आगे है, और उसने मजबूर किया है भाजपा को कि वो नीतीश कुमार को किसी तरह तोड़कर अपने साथ लाए। इतना मजबूर उन लोगों ने कर दिया था। लेकिन अब जब टिकट बंटवारे की बात आई है, यहाँ पर जाकर मुझे सब गड़बड़ होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर फिर वही लालच है एक एक सीट का, फिर वही परिवार वाली बात है, फिर वही टिकट बंटवारे में जो स्ट्रैटेजी है उससे आपको लग रहा है कि जो है महागठबंधन को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। शशि जी, आपको लग रहा है कि टिकट बंटवारे में, बात तो सही है, टिकट बंटवारे में बहुत देरी हो रही है, तो इसका नुकसान तो कहीं ना कहीं होगा ना? बहुत हद तक यह बात सही है। लालू यादव अपने परिवार के दायरे से बाहर नहीं निकल पाए हैं।
अब की बार उन्होंने तेजस्वी को पीछे रखा है और खुद आगे। कहा कि 2 बार आप देखे होंगे कि लालू यादव जेल में रहे हैं, जेल से ही मतलब रांची जिस जेल में थे वहीं से टिकट का बहुत कुछ होता था, लेकिन अब की बार लालू यादव पटना में है और पटना से फ्रंट फुट से अगर जितना आप सिंबल वितरण देखे होंगे तो अधिकांश सिंबल वितरण लालू यादव खुद कर रहे हैं और वह किसी को पता नहीं चल रहा है। और उनका एकमात्र उद्देश्य है कि बिहार में तेजस्वी को सीएम बनाना। उनकी पहली प्राथमिकता यह लोकसभा चुनाव तो है ही कि लोकसभा चुनाव में हम अपनी ताकत दिखाएं और अन्य दलों को, अपने सहयोगी दलों को हम अपने हिसाब से रखें। और असली लड़ाई उनकी 2025 की विधानसभा चुनाव की है। उनकी पूरी रणनीति लोकसभा चुनाव के माध्यम से 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है कि किसी तरह से तेजस्वी के राह में एक चीज़ आप हमको समझाएं कि अगर उनका निशाना 2025 का विधानसभा चुनाव है तो क्या उसको ध्यान में रखते हुए लोकसभा को इग्नोर किया जा रहा है? नहीं, इग्नोर नहीं किया जा रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए 2025 के लिए राजनीतिक सामाजिक समीकरण तैयार किए जा रहे हैं कि यह राजनीतिक सामाजिक समीकरण मेरा 2025 के विधानसभा चुनाव में मेरे दल के साथ खड़ा दिखे। यह उनकी रणनीति है। लोकसभा चुनाव को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के माध्यम से अपनी अहमियत को 2025 के लिए अपने वजूद को और बड़ा करने की वो तैयारी में जुटे हुए हैं। अच्छा, वजूद को ये बात तो सही है कि वो तो असाधारण नेता हैं। बिहार के संदर्भ में अगर बात की या देश के मानचित्र पर देखा जाए तो वो जो है उस रूप में खुद को स्थापित उन्होंने किया है। लेकिन ये जो समीकरण वो बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इसका इम्पैक्ट दिखता हुआ नज़र आ रहा है? बहुत हद तक इसका इम्पैक्ट दिखेगा। जैसे लौकुश की पार्टी कही जाती थी जदयू, आज इन्होंने कुशवाहा समाज से लगभग 5-6 टिकट देने वाले हैं, जिसमें आप देख लीजिए श्रवण कुशवाहा नवादा से, उसके अलावा औरंगाबाद से भी एक कुशवाहा जी को टिकट दिए हैं जो जदयू में थे। उसके अलावा अन्य जगहों से भी कुशवाहा जाति के लोगों को टिकट दे रहे हैं। तो इनका निशाना नीतीश कुमार के लौकुश समीकरण पर भी है। अशोक महतो कुर्मी जाति से आते हैं, जिनको ललन सिंह के खिलाफ लड़ा दिया गया है, जहां पर कुर्मी और धानु के वोटर काफ़ी संख्या में है मुंगेर में, वहां उनके नीतीश जी के समीकरण को तोड़ने के चक्कर में है और लड़ाई तो दे रहे हैं। इससे स्पष्ट दिख रहा है कि वो जिस राजनीतिक सामाजिक समीकरण को लेकर के 90 की दशक में लड़ाई वो लड़ते थे और अपनी अहमियत और अपनी सियासत करते थे, उसको लालू जी अपने बेटे के लिए पुनर्जीवित करके जाना चाहते हैं। लालू जी की जो अपनी राजनीतिक शैली है या जो पॉलिटिक्स राजनीति करने का जो उनका तरीका है, शशि तिवारी जी का मानना है कि वो 25 की प्लानिंग जो है 24 में भी कर रहे हैं, है ना? आपको क्या लग रहा है कि 25 की प्लानिंग अगर 24 में हो रही है तो इसके बड़े मतलब गहरे निहितार्थ हैं। और फिर मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में चला जाऊंगा कि अगर 25 की तैयारी 24 में हो रही है तो इसका अर्थ आप समझ रहे हैं क्या है? क्या है? वही तो मैं जानना चाहता। तुम रखो 25 हम रखें। इसका एक इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है कि 24 तुम रखो 25 हम रखेंगे। अगर ऐसी बात होगी तो फिर बहुत खतरनाक बात हो जाएगी ये। इसलिए मैं इसमें नहीं जाना चाहता। मैं ये नहीं कहूँगा कि 24 अगर जो शशि तिवारी जी कह रहे हैं कि जो है सामाजिक समीकरण और जो तमाम जो बिहार की संदर्भ में परिस्थितियां हैं उसको जो जोड़ तोड़ किया जा रहा है, तो अगर एक पॉलिटिशियन नहीं अगर दूर की सोच रहा है, वर्तमान अवसर को जो है दूर के अवसर को सबको ध्यान में रखते हुए फैसले ले रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? ये तो और अच्छी बात है महागठबंधन के लिए। बुराई नहीं है, अच्छी बात भी नहीं है। देखिए, जो व्यक्ति अपनी जाति में दूसरे नेता को अगर आगे किसी अपने सहयोगी दल में नहीं आने देना चाहे तो आप समझ रहे हो वो क्या सामाजिक संगठन समीकरण बनाना चाहेगा। और जो माई समीकरण है राजद का, जिसके वृक्ष तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं, तो माई समीकरण अब 30 और 31% लेकर सेवते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। आपका यादव भी टूट जाता है लोकसभा के इलेक्शन में, तभी 40 में 39 या 40 34 35 सीटें एनडीए जीतती है बिहार में। आप 31% वोट लेकर बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी वही पूंजी थी, बीच में वो भी दरक गई थी, नीतीश कुमार ने वो भी तोड़ दिया था, तो आप 15 साल सत्ता से बाहर में रहे।
और आज लोकसभा इलेक्शन में मोदी ने आपके यादव वोट बैंक में सेंध मार दिया है, तो वो तो भी आप 0 और 2 और 3 और 4 सीट पर आते हैं। तो सामाजिक समीकरण लालू यादव का जो सोचा हुआ है माई, वो नहीं चलेगा। हाँ, तेजस्वी यादव का जो A to Z पॉलिटिक्स करने का जो है सपना, जिसको उन्होंने 2015 और 2020 में भी, 2020 के इलेक्शन में जैसा आपने कहा, उन्होंने अपने पिताजी के फोटो तक का इस्तेमाल नहीं किया कहीं भी पूरे विधानसभा चुनाव में, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर हुआ है। तो 90 के बाद आज 2024 में पटना में गंगा के पानी में बहुत पानी बह चुका है, पीढ़ियाँ बदल चुकी है, एस्पिरेशन बदल चुका है। जो वोट, ठीक है, कास्ट की पॉलिटिक्स नहीं बदली है, ये बात सही है कि कास्ट की पॉलिटिक्स हावी है, लेकिन आप लोकसभा चुनाव में लगातार एक पैटर्न देखेंगे, लोकसभा और विधानसभा में 14 से आप उठाकर देखेंगे तो 14 से हो या 19 से हो, हमेशा एनडीए आगे रही, हमेशा। और वही विधानसभा का जो चुनाव हुआ 15 का या 20 का, तो उसमें तेजस्वी यादव राजद का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा, नीतीश कुमार से भी अच्छा रहा। तो ये लोगों ने भी, यहाँ तक इसका संकेत यह है कि लोगों ने भी, मतलब जो उनका जो अपना 14-15% यादव वोट है, वो भी कहीं ना कहीं ब्रेक कर रहा है लोकसभा में। तो आप अब जैसा कि इन्होंने कहा कि कुशवाहा को दे रहे हैं, ठीक बात है, दे रहे हैं, वो एक समावेशन चाहते हैं, तेजस्वी यादव खास करके चाहते हैं कि सभी जाति के लोग आए। आपको याद होगा एमएलसी के एमवाई की अगर बात कर रहे हैं तो एम को तो जो है लग रहा है कि ये भी दरकिनार कर रहे हैं। अब ये सवाल देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए कि जो टिकट बंटवारे हो रहे हैं, जिस तरह के चेहरे सामने आ रहे हैं, उसमें दिख नहीं रहा है कि जो कास्ट सेंसस हुआ था, जो है जातीय जनगणना की अगर बात करें, उस हिसाब से चीज़ें हो रही हैं। देखिए, एक चीज़ तो अंसारुल भाई, आपको बिल्कुल मतलब इसको गांठ बांध लेनी चाहिए। हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि 2015 का जो विधानसभा चुनाव था, आप उसको उठाकर देख लीजिए। जो चुनाव नीतीश कुमार और लालू यादव मिलकर लड़े थे, आप उसमें टिकट जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, आप वो देख लीजिए किस तरह का हुआ था। तो कहीं ना कहीं लालू यादव को भी ये बात पता है कि जो भाजपा का हिंदुत्व है, उससे लड़ने के लिए एक सॉफ्ट हिंदुत्व हमको भी रखना पड़ेगा। अगर हम मुस्लिम चेहरे को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आगे बढ़ाएंगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और दूसरी तरफ ओवैसी साहब है, जो सीमांचल से निकल के और उत्तर बिहार तक आ गए हैं। 16 सीटों पर उनका दावा है, और यकीन मानिए वो 16 सीटों पर बहुत भयंकर नुकसान महागठबंधन को पहुंचाने जा रहे हैं। तो ये एक समस्या लोकसभा चुनाव को लेकर के पार्टिकुलरली रहता है। और आपका सवाल सही है कि जब आप माई की बात करते हैं तो एम कहाँ है, तो एम, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक भाजपा का एक हार्डकोर हिंदुत्व पॉलिटिक्स चलता रहेगा, तब तक बिहार में भी और अन्य जगहों पर भी, बंगाल मुझे एक एक्सेप्शन लगता है ममता बनर्जी का, लेकिन यूपी भी और बिहार भी, चाहे वो एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, जो हिंदी बेल्ट है, ये इसमें एम को, अब इसको आप कुर्बानी समझ लीजिए, टैक्टिकल वोटिंग, टैक्टिकल पॉलिटिक्स समझ लीजिए कि नहीं, हमको पर्दे के पीछे से ही रहना है। तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन सवाल तो यह भी है ना शशि तिवारी जी, कि एम अगर संगठित नहीं है विपक्ष के पास महागठबंधन के साथ, तो इसका खामियाजा भी तो भुगतना पड़ सकता है। नहीं, एम तो संगठित है, कोई आए कोई जाए, लेकिन वह महागठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक के साथ ही रहेगा। कारण कि उनकी लड़ाई यहाँ लड़ाई नहीं है, उनकी लड़ाई सीधा केंद्र में नरेंद्र मोदी से है। और नरेंद्र मोदी के काट में ये बात सही बोले हैं कि कट्टर जो हिंदुत्व का है, जो मोदी जी का हिंदुत्व कार्ड है, उस कार्ड को तोड़ने के लिए ही वाई को यहाँ, एम को यहाँ से थोड़ा साइड लाइन किया जा रहा है। नहीं तो फिर बिहार में जो ओवैसी जी की पार्टी का जो प्रभाव बढ़ा है, या फिर जो है वो इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन में इतनी सीटों पे लड़ रहे हैं, तो ये भी तो सवाल है। वे ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे और उनके साथ अगर मुसलमान वोटर जाते हैं तो इसका नुकसान महागठबंधन को होना तय है।
नहीं, आप देखिए ना, पिछला जो दो उपचुनाव है विधानसभा का, गोपालगंज और कुढ़नी, दोनों जगह पे ओवैसी साहब को अच्छा वोट मिला है और दोनों जगह महागठबंधन हारा है। तो ये हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि लालू जी को बड़ा दिल दिखाते हुए एक एक पार्टी जैसे बीजेपी करती है, बीजेपी से सीखना चाहिए उनको कि जीतन राम मांझी को एक सीट दे करके और उनको ला रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट देकर वो ला रहे हैं। तो हम क्यों नहीं, मतलब महागठबंधन को क्यों नहीं मुकेश सहनी को पहले से लाना चाहिए था, क्यों नहीं ओवैसी से बात करनी चाहिए थी। भाई साहब ओवैसी ने 5 सीटें जीती थी ना सीमांचल में, तो इसका मतलब उनका प्रभाव है। तो आप पार्टी तोड़कर उनके विधायक को अपने में मिला लेंगे तो क्या पार्टी खत्म हो जाएगी या पार्टी का आइडियोलॉजी खत्म हो जाएगा? अब तो एक ये भी बड़ा सवाल है कि ओवैसी का एक्सपेक्टेंस जो है, एक्सेप्टेंस जो है कितना है ना, बात सही है। और क्यों एक जो है एक तरह से अछूत समझा जाता है ना एमआईएम को अछूत नहीं समझा जाता है। उनके जो समर्थक हैं उनके लिए वे सर्वमान्य नेता है। केवल बिहार में उनकी एंट्री हुई है तो वे देश में सर्वमान्य नेता है। वो अपने मतलब जिस कौम से आते हैं उस कौम के लिए, अन्य जातियों के लिए जैसे एम के लिए मोदी जी अछूत माने जाते हैं, उसी तरह की बात है। यहाँ अभी नरेंद्र मोदी का जो उद्भव हुआ है 2014 में, तो हिंदुत्व की राजनीति से उद्भव हुआ है। उनका एजेंडा था राम मंदिर, तो उन्होंने राम मंदिर करके दिखाया। कश्मीर में धारा 370 तो हटा के दिखाया। शशि जी, इतने सारे मुद्दे हैं नेशनल लेवल पे, राम मंदिर, धारा 370, इन सब के बावजूद आप जो है नेक टू नेक कह रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आश्चर्य की बात लग रही है। बिहार की पॉलिटिक्स में ये मुद्दे गौण हो चुके हैं। कारण क्या है कि यहाँ जातिवाद आज भी उसी तरह से है जिस तरह से 90 में लालू यादव के समय में जातिवाद हुआ करती थी। आज सभी दल उन्हीं पुरानी प्रयोग को कर रही है फिर से एक बार। जहाँ से नीतीश कुमार कहते हैं कि हम बिहार में सुशासन लाए, माफियाओं को, आपराधिक छवि के लोगों को जेल में बंद किया, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2005 से 2010 तक का शासनकाल बिहार के लिए स्वर्णिम शासनकाल है। नीतीश कुमार का यह दौर स्वर्णिम रहा है, जिसका परिणाम उनको 2010 के विधानसभा में मिला था कि वे अकेले सत्ता तक पहुंच गए थे। भाजपा की भी जरूरत उस समय उनको उतनी नहीं थी और लालू यादव एकदम हाशिए पर आ गई थी उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा बढ़ी और नरेंद्र मोदी के विकल्प में वे खुद को प्रधानमंत्री बनने का महत्वाकांक्षा पाले और नरेंद्र मोदी का नाम लेकर उन्होंने बिहार में गठबंधन तोड़ा। और गठबंधन तोड़ने के बाद 2015 में लोकसभा चुनाव अकेला लड़ा और नरेंद्र मोदी का मोदी लहर में भाजपा जीती और केंद्र में पहली बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कांग्रेस के बाद किसी विपक्षी दल की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। उसके बाद 2015 का देखिए, 2015 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव ने प्रयोग के यादव समीकरण को तोड़ने के लिए नरेंद्र मोदी ने पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा यादवों को टिकट दिया। लेकिन हुआ क्या, महागठबंधन सत्ता में आ गई और यहाँ पर कोई हिंदुत्व और कोई मोदी लहर काम नहीं किया। फिर 2020 में 17 महीने सरकार चली और फिर नीतीश जी चले गए भाजपा के पाले में और 2020 का चुनाव इन्होंने लड़ा और उस समय भी मोदी मैजिक नहीं चला और उस समय तेजस्वी यादव बिहार के में उभर के आए और उन्होंने 77 सीटों पर विजयी परचम फहराया, जिसमें सीमांचल में उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। नुकसान इस तरीके से उठाना पड़ा कि एएमआई ओवैसी की पार्टी 5 सीटें जीत ली और एक बहुत बड़ा झटका था। फिर बाद में तो ले लिया तो उसका मतलब नहीं है। अगर उन सीट बहुत जगहों पर उनकी हार हो गई, जैसे एनडीए को चला गया, मामूली वो जो है सत्ता पर काबिज उनको कराया से रोक दिया, ले लिए अलग बात है। लेकिन जहां एएमआई की वजह से हार हुई उसकी भरपाई तो नहीं हो पाई और उसके बाद का राजनीति तो आप देख ही रहे हैं। और बिहार में फिर उस जात और इसी दरमियान बिहार में जाति आधारित जनगणना हो जाती है और जाति आधारित जनगणना में सबको अपनी हिस्सेदारी का पता चलता है और लालू यादव फिर रिटर्न करते हैं, जेल से आते हैं और अपने पार्टी को पुनर्गठित और संगठित, जो जेल में जाने के बाद तेजस्वी यादव ने संभाला, बखूबी संभाला, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक युवा आदमी अपनी दल को बचाए रखा, संगठित करके रखा और कम बैक किया बिहार में। ऐसा देश में बहुत कम देखने को मिला होगा। ऐसी राजनीति आप
तमिलनाडु में देख सकते हैं, जो बिहार में देखे हैं कि करुणानिधि के बेटे स्टालिन ने वापसी कर ली, तो बिहार में लालू यादव के बेटे ने भी वापसी कर ली है। और यहाँ अभी हिंदुत्व की राजनीति नहीं हो रही है, केवल और केवल बिहार में जात की राजनीति हो रही है। आपको हमने एक बात बताया है कि बिहार को जहाँ से नीतीश कुमार शुरू किए थे, फिर दोनों दल यानी दोनों गठबंधन फिर वहीं लेके आ गए हैं। जैसे बाहुबलियों को टिकट देना, दागदार छवि के लोगों के परिवार को टिकट दे देना, इसके उदाहरण देख लीजिए। रमा सिंह भी चुनावी रेस में है, इनका मुन्ना शुक्ला भी चुनावी रेस में है, लवली आनंद को टिकट मिल ही चुका है, अशोक महतो नवादा के क्या कहे जाते हैं, उनकी शादी करा करके 24 घंटे में उनकी पत्नी को सिंबल दे दिया जाता है। तो इस पर जदयू या एनडीए कुछ बोल नहीं सकती है, कारण कि दरौंदा सीट से जब जगमातो देवी मर गई थी, वहाँ उपचुनाव होना था और अजय सिंह पर कई केस थे, तो उनके नाम पर नीतीश कुमार सहमत नहीं हुए। तो पितृपक्ष में जहाँ जिस महीने में कोई पक्ष में कोई शुभ काम नहीं होता है, उस महीने में अजय सिंह की शादी हुई थी कविता सिंह से, तो उन्होंने दरौंदा सीट को भी जीता और बाद में जाके सिवान भी जीता। तो इसलिए एक दूसरे पर ये लोग ज़्यादा कीचड़ उछाल नहीं सकते हैं और हमाम में सब नंगे सब दंगे। चलिए, तो ये बात तो समझ में आती है, हमाम में सब नंगे। एक आखिरी सवाल शशि जी, इनफैक्ट आपका ओपिनियन हम जानना चाहेंगे कि 40 सीटें बिहार की हैं, आज की तारीख में अगर चुनाव होते हैं तो 40 में से कितनी सीटें जो है एनडीए को मिलती दिख रही हैं आपको और कितनी इंडिया को? अभी देखिए, अभी इसके लिए महागठबंधन को अपना पूरा प्रत्याशी तो क्लियर करने दीजिए, इसको अगले समय के लिए रहने दीजिए। जब तक महागठबंधन के प्रत्याशी क्लियर नहीं हो जाते हैं, तब तक इस पर कहना जल्दीबाजी होगी। बिल्कुल सही कहा आपने, और प्रत्याशियों का जो है सामने आना ज़रूरी है, यही मेरे ख्याल से आपका भी ओपिनियन रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि अभी ये हम लोग सेफोलॉजिस्ट नहीं है कि हम बता सके कि किसको कितनी सीटें आएंगी। हम लोग एक संभावना जता सकते हैं। मेरी संभावना यही है कि जो स्थिति 1-2 महीने पहले थी, महागठबंधन की बेहतर स्थिति थी, वो बेहतर स्थिति कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई है। अब देखिए क्या होता है। अभी भी अगर जैसा कि समीकरण, जातीय समीकरण की बात कर रहे हैं, अगर वो कुछ इंटैक्ट रह पाए तो शायद कुछ फ़ायदा महागठबंधन को होगा। वरना मेरा तो अपना ये अनुमान है कि लोकसभा का पैटर्न अलग होता है चुनाव का, विधानसभा का अलग होता है, और लोकसभा में एनडीए को फ़ायदा हो जाता है, मतलब भाजपा को फ़ायदा हो जाता है, और विधानसभा में राजद को होता है। लेकिन इस बार देखिए क्या होता है। अब की बार बीजेपी का कोर वोटर है वैश्य, जो वैश्य उनसे काफ़ी नाराज है। महत्वपूर्ण बिंदु है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि इस पे पूरे बिहार में कमोबेश, जैसे अध्यक्ष थे प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, और न सिर्फ चंपारण बल्कि उत्तर बिहार में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से वैश्य अपनी ही पार्टी में के खिलाफ कह सकते हैं, मतलब वो तो कभी नहीं कहेंगे कि हम अपनी पार्टी के खिलाफ गए, लेकिन हम लोगों ने देखा कि किस तरह से वो पार्टी के अंदरूनी राजनीति में वो एक दूसरे के खिलाफ गए। और इस बार वाकई भाजपा ने भी वैश्यों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की है। बहुत कम टिकट उनको मिला है, तो हो सकता है कि भीतर ही भीतर कुछ चल रहा हो, तो वैसे की नाराज़गी का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। श्योर, मतलब जो जातीय राजनीति है, उस राजनीति का जो सिनारियो अभी लालू यादव ने सेटअप किया है, अगर वह चुनाव तक रह गया तो नुकसान तो भाजपा को उठाना पड़ेगा, एनडीए को उठाना पड़ेगा। नहीं तो वहीं अगर मोदी लहर, राम लहर, कश्मीर की बातें अगर आएंगी तो कुछ नहीं पार हो जाएगा। तो बड़ा दिलचस्प चुनाव होता जा रहा है, और क्या कुछ तस्वीरें सामने आएगी यह देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। ख़ास तौर से बिहार में किस तरह की सूरत हाल पैदा हो रही हैं और पलड़ा किस तरफ भारी होता दिख रहा है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और हम लोगों की लगातार जो है बातें होती रहेंगी लोकसभा चुनाव को लेकर के ख़ास तौर से। बहुत बहुत शुक्रिया शशि तिवारी जी और शशि शेखर जी आपका। तो फ़िलहाल यहीं पे विराम देते हैं, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।